जो बच्चों न्यू यूनिट है इसमें टॉपिक सिलेक्टेड हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट के डिफरेंट मेथड हैं। इसके अलावा मोशनल ईएमएफ, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, ट्रांसफार्मर है और अल्टरनेटिंग करंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ magnetic lines of forces passing through a certain area certain area से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जितनी तादाद पास होती है, मसलन यूनिट एरिया है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और 100 लाइंस पास होती हैं इस एरिया में से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा 100 वेबर। जितनी तादाद में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी एरिया में से पास होंगी उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये एरिया है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन यूँ करते हैं phi is equal to b डॉट a। ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। एरिया को हम, वैसे एरिया स्केलर होता है, यहाँ हम एरिया को वेक्टर लेते हैं और इसका नाम भी क्या होता है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ऐसे एरिया को कहते हैं जिसकी डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल लीच है। जैसे ये सरफेस है, मेरा हाथ है, ये एरिया है, वैसे ये स्केलर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्मल ऐसे ले लें तो ये एरिया वेक्टर बन जाता है। ऐसा एरिया, द एरिया हुज डायरेक्शन इज़ टुवर्ड आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, उस सरफेस पे नॉर्मल ड्रा करते हैं। जो नॉर्मल की डायरेक्शन वही एरिया की डायरेक्शन, तो ये एरिया वेक्टर बन जाता है। डॉट ख़त्म करके कहाँ से लगाते हैं, एंगल पे डिपेंड है। थीटा 0 पर मैक्सिमम लाइनें पास होंगे बी ए, ये मैक्सिमम फ्लक्स है। जब बी और ए पैरेलल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें इसमें से पास होंगी, ठीक। और जब एंगल 90 होगा, कोई लाइन पास नहीं होती, फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। तब ये सूरत हाल है, एरिया ऐसे पड़ा है और इधर से लाइनें आ रही हैं। इस केस में दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 है। तो कोई लाइन एरिया में से पास नहीं होती, फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होती है। ये जो एंगल लिए जाते हैं किस किस के दरमियान लेते हैं, थीटा एंगल किसके दरमियान होता है, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू सरफेस, जो एरिया है नॉर्मल टू सरफेस होता है, एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस है। सो दिस एंगल इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू सरफेस। इसका यूनिट क्या होता है, चूँकि फ्लक्स है बी ए, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होता है,
मैक्सवेल भी यूनिट होता है इसका, मैक्सवेल, और एक वेबर 10 पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। सो फ्लक्स इज BA, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं? फ्लक्स पर यूनिट एरिया BA डिवाइडेड बाई A, तो वही B मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, और इसका यूनिट क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि टेस्ला होता है। लिहाजा फ्लक्स डेंसिटी B का दूसरा नाम है, इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कुछ ऐसे आते हैं। अमूमन डॉट प्रोडक्ट के हवाले से आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी? ऑप्शन है 6, 9, 15, 0। डॉट लेना होता है, B डॉट है। I वाला I से मल्टीप्लाई होता है, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ। यहाँ तो कोई भी मिल नहीं रहा, तो 0 आंसर होगा। तो डॉट के लिहाज से इसको सॉल्व करना होता है। इंड्यूस करंट, इंड्यूस EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। (1831) में हेनरी ने USA में और फैराडे ने UK में एक्सपेरिमेंट्स किए। जिस तरह करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर किया किसने? अरस्टेड ने। जहाँ करंट होता है I, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? अरस्टेड ने। इसका रिवर्स, क्या जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ करंट पैदा हो सकता है? उलट हिसाब, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है क्या वहाँ करंट हो सकता है? इसके बारे में प्रैक्टिकल किसने किए? फैराडे और हेनरी ने। और उन्होंने एक डिस्कवर किया, फर्स्ट करें मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव किया जाए, ये कंडक्टर इसकी लेंथ L के बराबर है, अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो ये कंडक्टर एक सेल बन जाता है। इसके दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। ठीक है, किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए तो इसके दोनों एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में करंट पैदा कर सकता है। तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से जो वोल्टेज पैदा होती है उसे इंड्यूस EMF कहते हैं, और जो करंट पैदा होता है वो इंड्यूस करंट होता है। ठीक, तो पहला फिनोमेना कौन सा पैदा होता है? इंड्यूस EMF। पहला फिनोमेना इंड्यूस EMF है, और इंड्यूस EMF ने आगे क्या पैदा करना होता है? करंट। इसलिए करंट का डिपेंड सर्किट के रेजिस्टेंस पर भी होता है। जो EMF इंड्यूस हुई उसने आगे करंट पैदा किया। इंड्यूस करंट का डिपेंड सर्किट के रेजिस्टेंस पर है, बट इंड्यूस EMF रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, उसका डिपेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे होता है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होती है। तो जहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती है वहाँ EMF इंड्यूस होती है। ठीक है, तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से EMF का पैदा होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। इसके बहुत से तरीके हैं, 5-6 तरीके आपकी बुक में हैं, उनको पढ़िएगा।
कंडक्टर को मूव करें मैग्नेटिक फील्ड में तो EMF पैदा होती है। अगर कंडक्टर को आप साकिन रखें और मैग्नेट को मूव करें, ये कंडक्टर है, साकिन है, इसके साथ सिर्फ गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर करंट की डिटेक्शन करता है, करंट पैदा नहीं करता। इसके करीब आप कोई मैग्नेट लेकर है, तो जब तक मैग्नेट साकिन है कोई करंट नहीं है। हालांकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एरिया में से पास हो रही हैं, फ्लक्स तो मौजूद है मगर करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रही। जो ही आप मैग्नेट को पुश या पुल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आती है, फ्लक्स में चेंज आती है और EMF पैदा होगी, करंट इंड्यूस होगा। मगर अगर इसको आप पुश करते हैं तो करंट की डायरेक्शन फ़र्ज़ करें एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जब पुल करेंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर फ्लक्स के बढ़ने से एक डायरेक्शन है तो फ्लक्स के कम होने से अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसी तरह ये कनेक्टर है जिसको आप रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ गैल्वानोमीटर भी है करंट बताने के लिए। आप इस कॉइल को, सर्कुलर सर्किट को ऐसे रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें आप क्या चेंज कर रहे हैं? फ्लक्स को चेंज करने के लिए यहाँ हम एरिया को चेंज कर रहे हैं। जैसे ये कोई कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में यूँ पड़ी है, मैक्सिमम लाइनें इसमें पास हो रही हैं, लेकिन जब इसको चेंज करेंगे और फ्लक्स कम होना शुरू हो गया, यहाँ फ्लक्स बिल्कुल मिनिमम हो गया, लेकिन फिर जब आगे रोटेट करेंगे तो ज़्यादा लाइनें पास होंगे, फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो हर आधे साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब बढ़ना शुरू कर रहा है तो क्लॉकवाइज है फ़र्ज़ करें, जब कम होना शुरू हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन यूँ भी फ्लक्स चेंज होता रहता है, जिसके नतीजे में EMF इंड्यूस होती है। म्यूचुअल इंडक्शन का तरीका है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का तरीका है, तो बहुत से तरीके हैं जिससे EMF इंड्यूस होता है। इसको आप पढ़िएगा। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होती हैं, एक के साथ रियोस्टेट और बैटरी हम खुद जोड़ते हैं और एक के साथ सिर्फ गैल्वानोमीटर है। ये दो कॉइल हैं, एक के साथ बैटरी और रियोस्टेट है, जबकि दूसरे के साथ सिर्फ गैल्वानोमीटर है। एक कॉइल को हम प्राइमरी कहते हैं, इसमें हम करंट खुद पैदा कर रहे हैं। बैटरी की मजबूरी, बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, इसमें करंट पैदा होगा। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से दूसरी कॉइल में से भी पास कर जाती हैं। तो दूसरी कॉइल में क्या पैदा हो गया? फ्लक्स। लेकिन जब तक करंट चेंज ना हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो, करंट इंड्यूस नहीं होता, तो रियोस्टेट की मदद से आप करंट को चेंज करें। जो ही करंट चेंज होगा, इससे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा। जो ही सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होती है। तो एक सर्किट में करंट को चेंज करें, दूसरे में EMF इंड्यूस हो, दिस इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का यही बेसिक प्रिंसिपल होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। मोशनल EMF क्या होती है? फर्ज करें कोई कंडक्टर है, जिसकी लेंथ L के बराबर है। इस कंडक्टर को मैं दो कंडक्टर के ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ। ये दो कंडक्टर हैं, इनके ऊपर मैं इस कंडक्टर को स्लाइड कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में। जहाँ क्रॉस है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस थर्ड कंडक्टर को, जिसकी लेंथ L के बराबर है, मैं इसको कुछ डिस्टेंस मूव करता हूँ आगे की तरफ। सर्किट कंप्लीट करने के लिए गैल्वानोमीटर बांध दिया ताकि क्लोज पाथ बन जाए, इसमें करंट फ्लो कर सके। ठीक है, मैंने कंडक्टर को मूव किया तो ये सेल बन गया, इसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया? क्यों आता है? फर्ज करें इसमें चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज को हम लेते हैं। जब भी आप फोर्स लगाकर कंडक्टर को मूव करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है।
और मूविंग पार्टिकल पे मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है, QVB। तो ये मैक्सिमम फोर्स है ऑन द चार्ज पार्टिकल विच इज़ मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फोर्स के नतीजे में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, चार्ज पार्टिकल ने शिफ्ट होना शुरू हो गया A से B की तरफ, ये A पॉइंट है, ये B। फोर्स की डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल कहाँ लग रही है, इधर तो हम वेलोसिटी देकर इसको मूव करवा रहे हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपर लग रही है। इस फोर्स की वजह से चार्ज की माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया फ्रॉम A टू B। समझे? जब चार्ज पार्टिकल को, जब इस कंडक्टर को मूव करेंगे तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, उन पर मैग्नेटिक फोर्स ये लग रही है। इस फोर्स के नतीजे में पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम A टू B, तो एक जगह चार्ज की एफिशिएंसी हो जाती है, एक जगह डेफिशिएंसी। ऊपर चार्ज ज़्यादा हो गया, नीचे कम, तो चार्ज के डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगाता है, QE। अब थोड़ी देर में ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं, QVB इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू VB बन गई। पोटेंशियल कितना पैदा हुआ, हमने ये पढ़ा था, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। अब डेल्टा R की बजाय लेंथ L के बराबर है, L की E की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ VB माइनस VA, दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल इंड्यूस हुआ जिसको आप EMF कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, E की जगह VB पुट कर लें, माइनस VBL। तो ये मैक्सिमम EMF है। जनरली इसकी इक्वेशन क्या होती है, माइनस VBL साइन थीटा। इसके नतीजे में करंट मुसलसल चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जो इंड्यूस वोल्टेज पैदा हुई। अब जब करंट मुसलसल क्यों फ्लो करता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ गए, इन चार्ज ने मूव करना है, जब चार्ज मूव करेंगे यहाँ पे चार्ज कम होगा। ठीक, तो जो ही चार्ज कम होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अब ज़्यादा, मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट कर जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाती है। ये चार्ज कहाँ पहुँच गए, फिर इस A एंड पर। जो ही A एंड पर आते हैं मैग्नेटिक फोर्स फिर इनको ऊपर खींच लेती है, तो यूँ यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करते हैं, उनको ऊपर चक्कर लगा देती है, फिर चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं, कंटिन्यूस करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो मोशनल EMF की इक्वेशन याद रखिएगा, माइनस VBL मैक्सिमम और VBL साइन थीटा जनरल इक्वेशन है। इससे आप फेराडे लॉ भी डिस्कस कर सकते हैं। फेराडे लॉ के मुताबिक EMF induced in a circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux। किसी भी सर्किट में EMF वोल्टेज का इंड्यूस होना डायरेक्टली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए भी होता है। यहाँ कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्न्स को लगाया जाता है, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी उतनी वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस होती है, जितना फ्लक्स में चेंज ज़्यादा है उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होती है। फर्ज करें मैंने इस कंडक्टर को मूव किया x1 डिस्टेंस से x2 डिस्टेंस तक इन टाइम डेल्टा t विद वेलोसिटी v। वेलोसिटी से कंडक्टर को x1 से x2 पॉइंट तक ले गया। ये इनके दरमियान कितना फासला हुआ, डेल्टा x, जिसकी वैल्यू x2 माइनस x1 है। डेल्टा x डिस्टेंस डेल्टा t टाइम में तय किया, तो वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इस वेलोसिटी से मैं कंडक्टर को मूव कर रहा हूँ। वेलोसिटी की ये वैल्यू पुट कर लें मोशनल EMF की इक्वेशन माइनस VBL में। वेलोसिटी की जगह माइनस डेल्टा x ओवर डेल्टा t BL माइनस L डेल्टा x ओवर डेल्टा t मल्टीप्लाई B। L डेल्टा x क्या होगा, चेंज इन एरिया, माइनस B L डेल्टा x डेल्टा A के बराबर है डिवाइडेड बाई डेल्टा E।
बी डेल्टा है चेंज इन फ्लक्स होता है तो माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो इंड्यूस EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। क्योंकि यहाँ पर एक ही वायर है, एक ही वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न हम 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो किस लिए है? नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया लेंस ने। लेंस से ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट is in such a way that it opposes the cause which produce it. इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है उस काज के अपोजिट है जिसने इसको पैदा किया। इंड्यूस EMF माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। वैसे डायरेक्शन वेक्टर की होती है, इसमें फ्लक्स भी स्केलर है, इंड्यूस EMF भी स्केलर है, सब कुछ स्केलर है। डायरेक्शन हम किसकी देखते हैं? करंट की। तो जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्किट में चेक करने के लिए कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज हम क्या यूज़ करते हैं? लेंस लॉ। फॉर एग्जांपल एक तार है, कॉइल है, इसके साथ गैल्वानोमीटर और कुछ भी नहीं है। इसके करीब मैं मैग्नेट को लाता हूँ। जो ही मैग्नेट इसके करीब आया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ। अगर मैं क्योंकि अभी भी करंट इंड्यूस ज़ीरो है क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं आ रही, मैं इस मैग्नेट को पुश करता हूँ। जब पुश किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आई, करंट इंड्यूस होगा। कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हैं, दोनों को बारी बारी चेक करते हैं। फर्ज करें करंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा हुआ, फर्ज करें एंटी क्लॉकवाइज, चेक करते हैं लेंस लॉ के मुताबिक ठीक है या गलत है। अब जब करंट किसी तार में इंड्यूस होता है तो करंट की वजह से उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो एक ये मैग्नेटिक फील्ड है इस बार मैग्नेट का, और एक इस कॉइल में करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जिसकी डायरेक्शन आप बाय राइट हैंड रूल से मालूम करें। बाय राइट हैंड रूल फिंगर को रोटेट करें, थंब इसकी तरफ है, थंब किसको शो कर रहा है? नॉर्थ की लांग होता है। तो ये भी अपना नॉर्थ मैदान में ले आया। जो करंट इंड्यूस हुआ वो अपना नॉर्थ के सामने ले आएगा ताकि आप इसको अगर पुश करें तो आपकी मुखालफत का सामना करना पड़े। ये फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा क्योंकि उसने हर उस वजह की मुखालफत करनी है जो उसे पैदा कर रहा है। अब ये पैदा क्यों हो रहा है? फ्लक्स के चेंज होने से। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगी। ठीक है, अगर आप इस मैग्नेट को पीछे पुल करें तो हम फ्लक्स को अब कम कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन फ़ौरन चेंज हो गई। अब ये क्लॉकवाइज हो गया, अब ये साउथ इधर ले आया और नॉर्थ उधर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं इसको वापस खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लक्स को कम कर रहा हूँ। फ्लक्स का कम होना भी चेंज है, अभी करंट इंड्यूस होगा, मगर अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये फ्लक्स के कम होने की भी मुखालफत करेगा। अब ये साउथ सामने ले आया, साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन है, अब पीछे खींचने में भी मुखालफत है। तो अगर आप आगे पुश करेंगे या पुल करेंगे, दोनों सूरतों में मुखालफत का सामना होता है। तो गोया इससे आप इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें अंदाज़ा हो जाता है कौन सी डायरेक्शन है इंड्यूस करंट या इंड्यूस लेंस लॉ इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, और एनर्जी खुद ब खुद पैदा नहीं होती, हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इस कॉइल में तार में बगैर बैटरी, बगैर सेल के ही करंट पैदा हो गया। हालांकि जहाँ बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं, वहाँ करंट होता है। यहाँ तो सिर्फ गलवानोमीटर है, ये खामखा करंट क्यों पैदा हो गया? क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन के ख़िलाफ़ नहीं है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट पैदा क्यों हो रहा है? उसकी वजह क्या है? अगर आप लेंस लॉ को सही माने तो ही समझ आती है। लेंस ने क्या कहा था कि जब भी आप मैग्नेट को पुश या पुल करेंगे तो आपको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो हर उस चेंज की मुखालफत करती है जो उसे पैदा कर रहा है। तो जब मैग्नेट को पुश किया तो भी मुखालफत का सामना करना पड़ा, उस मुखालफत के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ा, पुश करना पड़ा, धक्का देना पड़ा। ये वो वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी है, जो आगे जाके इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप चाहे पुश करें या पुल करें, दोनों सूरतों में आपको काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ऐसे ही ये जो मैंने मोशनल ईएमएफ में बताया था, इन दो कंडक्टर के ऊपर आप इस तीसरे कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, मैं इसको वेलोसिटी से खींच के आगे लेके जाता हूँ। जो ही मैंने इसको मूव किया, इसमें करंट पैदा हो गया। अब ये करंट किस में है? मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक। जब करंट कैरियंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, एक फोर्स पैदा हो जाती है। बाय राइट हैंड रूल, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक फोर्स हमारे अपोजिट पैदा हो जाती है। मैं इसको वेलोसिटी से आगे पुश कर रहा हूँ, मगर करंट की वजह से एक ऐसी फोर्स पैदा हो गई जो मेरी मुखालफत कर रही है, और मुझे आगे धक्का लगाने में दिक्कत का सामने मुझे वर्क करना पड़ रहा है। यही वर्क अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी आप इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज पैदा करेंगे, आपको जो वर्क करना पड़ता है, इट इज़ कन्वर्टेड टू ईएमएफ। को समझ आई है? rectangular coil with area is held in magnetic field for 10 seconds. Induced EMF is a square loop of wire of length and resistance 2 ohm is held in magnetic field of 3 Tesla for 5 seconds
then B will be changed to 0.6 Tesla to 6 Tesla in 2 seconds. इंड्यूस EMF बतानी है, इंड्यूस करंट बताना है। पहले केस में तो आंसर ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि हम चेंज ही पैदा नहीं कर रहे। जब तक चेंज ना हो फ्लक्स में कोई EMF इंड्यूस नहीं होती। यहाँ पर चेंज है तो यहाँ EMF इंड्यूस होगी और करंट में इंड्यूस होगा। इंड्यूस EMF की इक्वेशन होती है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक, n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। एक ही लूप है तो नंबर ऑफ टर्न 1 है। B डेल्टा A या फ्लक्स होता है, चेंज किस वजह से पैदा हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज से। तो एरिया डेल्टा B ओवर डेल्टा टी। देखना पड़ेगा एरिया चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज किस में आ रही है? अब मैग्नेटिक फील्ड में। तो n की वैल्यू 1 है। एरिया मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, पहले कितना था? 3 टेस्ला, बाद में कितना हो गया? 6 टेस्ला 2 सेकेंड में। चेंज कितनी आई है? 6 माइनस 3, 3 की चेंज आई है कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। चूँकि स्क्वायर लूप है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ 1 सेंट, स्क्वायर में हर साइड बराबर होती है। एरिया क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 1 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये EMF है। करंट क्या होगा? EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी गिवन होगा, किधर है? रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 2 ओम है। 2 पे फिर डिवाइड कर लें। तो ये 0.75 10 पावर माइनस 4 बनेगा। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस में ये इक्वेशन इस्तेमाल होती है, जो फैराडे लॉ की इक्वेशन है। Circular ring of radius 1 centimeter is placed normal to magnetic field where B change .3 Tesla to 0 in 100 microsecond. इंड्यूस EMF बताइए।
अब जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया पाई आर स्क्वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आई है 0.320। कितने टाइम में? 100 माइक्रो सेकेंड में। सॉल्व करें और देखें 1 वोल्ट आंसर आता है। ये एक रिंग है, जब इस रिंग के करीब आप मैग्नेट को इसके करीब लाते हैं तो जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, then clockwise, या first clockwise इसमें दो सवाल आते हैं। पहला तो ये जस्ट इसके करीब लेकर है, करीब लाने का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो इसमें करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। इसका भी नॉर्थ सामने आना चाहिए, और नॉर्थ कब सामने आएगा? जब जिधर थंब होगा, तो इसकी डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है। पहला केस, इसमें करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि ये अपना नॉर्थ सामने ले आएगा। थंब के लॉन्ग हम नॉर्थ लेते हैं ताकि नॉर्थ की मुखालफत करे और फ्लक्स को बढ़ने से रोके। लेकिन अगर इसको गिराया जाए, ये मैग्नेट इस रिंग में से गुजर के नीचे चला जाए, तब क्या होगा? जब ये फ्लक्स बढ़ रहा है, जब ये रिंग के ऊपर है, जब ये रिंग की तरफ आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। पहले करंट की डायरेक्शन रिंग में एंटी क्लॉकवाइज होगी, लेकिन जब गुजर के नीचे जाएगा फ्लक्स में कमी आ रही है, जो फ्लक्स में कमी होगी इसकी डायरेक्शन फिर क्लॉकवाइज हो जाएगी, उलट जाएगी। लिहाजा अगर रिंग इसमें से गुजर जाए तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा? चार्ली। लेकिन अगर जस्ट इसके करीब लेकर आएँ तो फिर पहला ऑप्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट ये मैंने दो सवाल बताए हैं। जस्ट करीब लेकर आए, पुश करें तो जस्ट एंटी क्लॉकवाइज, इसमें से गुजर जाए तो पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। करंट in the coil flowing in clockwise decrease gradually with passage of time. Direction of induced current एक तार है, इसमें करंट ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है।
इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसमें करंट कैसे, पहले क्लॉकवाइज है और करंट डिक्रीज हो रहा है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? दो बातें ध्यान रखें, अगर तो करंट इंक्रीज कर रहा है, क्लॉकवाइज हो और इंक्रीज कर रहा हो, तो इंड्यूस करंट ऐसा होगा उसको कम करेगा, उसकी अपोजिट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर करंट क्लॉकवाइज है और डिक्रीज कर रहा है तो इसकी मुखालफत कैसे, इसको डिक्रीज होने से रोकेगा, तो फिर इंड्यूस करंट भी क्लॉकवाइज हो जाएगा ताकि उसको सपोर्ट करे, उसको कम होने से रोके। नहीं समझे? नहीं समझ आई? चले, सेल्फ इंडक्शन पड़ा होगा, ठीक है। डेल्टा आई ओवर डेल्टा, इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। अगर तो चेंज पॉजिटिव है, ये चेंज पॉजिटिव, करंट बढ़ रहा है, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस या इंड्यूस करंट और ये वाला करंट अपोजिट होंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसमें नेगेटिव चेंज आ रही है, ये पहले भी नेगेटिव है फिर नेगेटिव चेंज आ रही है, मतलब कमी हो रही है इसमें, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, तब इंड्यूस करंट की और इसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। गल समझ आई? अगर चीज़ बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, तो इंड्यूस करंट और ये वाला करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसमें कमी आ रही है, नेगेटिव आ रहा है, तो एक नेगेटिव इसका, एक नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, फिर दोनों की सेम डायरेक्शन। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है और उसमें ग्रेजुअली कमी आ रही है, तो जो इंड्यूस होगा वो भी इसी की डायरेक्शन में होगा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, क्लॉकवाइज। चलो, ये औखी बातें आपको समझ नहीं आएगी, पढ़े लिखों की बातें। अच्छा, थैंक यू।